बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर काज़मी है और गुज़िश्ता 20 साल से मैं मुल्की और गैर मुल्की इंटरनेशनल मीडिया के साथ मुंसलिक हूँ। फ़रद काज़मी साहब के साथ जो इस्लामाबाद पुलिस से रिटायर्ड एसपी हैं और मुख्तलिफ़ जो अमूर हैं इस्लामाबाद पुलिस के वेरी रिसेंटली अभी तक वो लुक आफ्टर करते रहे हैं। उनमें एक वीलॉग उनके साथ मैंने पिछला एक वीलॉग किया था, उसमें ख़ासी आप लोगों ने मोहब्बत दी है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज का एक टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है, एक्चुअली इसमें हम पुलिस के हवाले से कुछ इस तरह की चीज़ें सामने लेकर आएंगे, ख़ास तौर के ऊपर जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी है, इस पर बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जब से ये कशीदगी स्टार्ट हुई फिर पाकिस्तान ने एक मुख्तसर मगर बड़ी पुरअसर जंग में कामयाबी हासिल की और फिर पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान वक्तन फ़वक्तन जो इंडियन फंडेड टेररिज्म है उसके हवाले से बात करते रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने बात की और उससे बाद में फिर जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है उनमें भी उन्होंने बारहा जिक्र किया कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, वो पाकिस्तान में किस तरह से अपने मज़मूम मकासद के लिए मासूम लोगों को इस्तेमाल करती है और किस तरह से उनके ये नेटवर्क्स जो हैं वो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं और वो किस तरह से जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान में फैलाने में अपना जो किरदार है वो अदा करते हैं। अब ये इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान ने इन चीज़ों को विद एविडेंस रखना शुरू कर दिया है और गुज़िश्ता रोज़ भी जो खुशदार के जो रीसेंट वाक़या हुआ, जो बच्चों की बस को अटैक किया गया, फ्रस्ट्रेशन में इंडिया ने उन हमारे मासूम बच्चों की बस को अटैक किया और उसमें 6 कीमती जानें ज़ाया हुई और अभी तक जो बच्चे हैं वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं क्योंकि बस पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो कल जो गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी DGISPR और साथ ही जो हमारे इंटीरियर सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से, उसमें बड़ी वाज़े तौर पर जो रॉ के पाकिस्तान में मुलव्वस होने के हवाले से बहुत सारी पॉइंट्स जो हैं उन्होंने सामने रखे थे। ये एक्चुअली जो रॉ है जब ये अपना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में करता है तो उनको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या वो तरीके इख्तियार करते हैं, इस हवाले से हम फ़रद काज़मी साहब की एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। पुलिस सर्विसेज में इनका काफ़ी खिदमात रही हैं और मुख्तलिफ़ जो केसेस होते हैं, ख़ास तौर के ऊपर ये जब केस कोई भी इनिशिएट होता है तो ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो पुलिस ही इनिशिएट करती है, जो फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर फर्दर इसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और फिर पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो भी अपना किरदार अदा करती हैं। अभी वेरी रिसेंटली जो रॉ के कुछ जो नेटवर्क्स थे पाकिस्तान में वो किस तरह डिसमेंटल किए गए, आपने DG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बारे में बड़ी डिटेल बात सुनी होगी। अभी जो इसी से जुड़ी हुई एक जो बात है, जो ख़बर है, वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो रॉ है वो अपनी मज़मूम कार्रवाइयों में मुलव्वस है, खा वो फंडेड बाय TTP हो, फंडेड बाय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, या कुछ छोटे छोटे ऐसे नेटवर्क्स जो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए जिनको इस्तेमाल किया जाता है, उस हवाले से बात करेंगे। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जब इस तरह की इतनी हाई प्रोफाइल एजेंसी जो दुश्मन मुल्क की है, जब वो हमारे पास यहाँ इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं तो उनका पैटर्न क्या होता है और वो किस तरह से लोगों को इस तरफ राग़िब करते हैं, क्योंकि हमारे ही लोग इस्तेमाल होते हैं जब ये पता चलता है। तो अभी जिस तरह रिसेंटली भी कुछ लोग, एक DG साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मिलिट्री स्पोक्समैन है उन्होंने बताया कि जेलम से उन्होंने ऐसा बंदा एक गिरफ़्तार किया जो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट था वहाँ पर किसी जो इंडियन आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स के साथ। तो ये बेसिकली करते क्या हैं, थोड़ा इसको एलेबोरेट कीजिएगा। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा आपने सारा समअप कर दिया है, बता दिया है। मैं आपको जो है एक केस स्टडी बताना चाहता हूँ कि 2 किस्में तो आपने बताई कि जो रॉ है वो एक तो यानी बलूचिस्तान में जो VLA वगैरह के ज़रिए अपनी कार्रवाइयाँ करती है, उसमें वो सिर्फ फंडिंग करती है और पैसे देती है। इसी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाक़ों में जो बदअमनी फैलाई जाती है वो TTP के ज़रिए फैलाई जाती है। लेकिन एक तीसरी जो किस्म है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साबका कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, इनका ज़िक्र आप नहीं कर सके इंट्रो में, वो यानी जो अभी पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में,
तो रा जो है वो अपना गुस्सा उतारने के लिए और अपनी धौंस जमाने के लिए वो लोग जो तर्क कर चुके हैं कश्मीरी जिहाद को, और जो जनरल मुशर्रफ के टाइम के बाद जो है वो एक पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में। जैसा कि जो इन्होंने हमले भी किए हैं, तो एलिजिडली उन्होंने अभी जो इंडिया ने हमले किए हैं 7 तारीख को, वो यही उन जगहों पे ही उन्होंने कहा है कि जी हमने टारगेट किया है जहाँ पे लश्कर तैयबा और इनके कोई जो बकौल उनके जो हाइड आउट्स थे, वो मदारस थे, हालांकि वो मदारस थे, मस्जिदें थी। तो इसमें तकरीबन 7 लोगों की वो टारगेट किलिंग कर चुके हैं इस अरसे में, जो 2021 से शुरू होके और आज तक है। 7 लोग जी, उसमें 7 लोगों की किलिंग हो चुकी है। उसमें जो है लाहौर में हुई है किलिंग, जेलम में हुई है, अभी जो बिल्कुल रिसेंट हुई है चंद दिन पहले वो सूबा सिंध में हुई है, आपके इल्म में होगा। अब मैं आपको जो ये बताना चाहता हूँ कि रा जो है वो किस तरीके से लोगों को इंगेज करती है या किया है उसने, तो वो अगर आप चाहते हैं तो मैं वो तफसील आपको इसका मतलब ये हुआ काजी साहब, जो मैं एक चीज़ समझा हूँ कि अभी तक जो डीजी साहब जो पाकिस्तान मिलिट्री के स्पोक्समैन हैं, जो बात वो कह रहे हैं कि रा पाकिस्तान में अभी भी अपनी मजमूम कार्रवाइयों में मुलव्वस है, तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल अभी वेरी रिसेंट किसी वाक़े की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दे आर ऑपरेशनल स्टिल। बिल्कुल, हमारी जो CTD है, जो इस्लामाबाद की CTD है, इन्होंने ऑब्वियसली जो बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का जो काउंटर टेररिज्म विंग्स हैं उनके साथ मिल के एक केस की तफ्तीश की, जो बर्मा टाउन एक इलाका है इस्लामाबाद में, थाना खन्ना के इलाके में, वहाँ पे एक टारगेट किलिंग हुई थी 2023 में। इम्तियाज़ आलम नाम के एक शहरी थे, उनको टारगेट किया गया था। तो उस टारगेट में जो मुलव्वस लोग थे जिन्होंने उन पे फायरिंग की और उनको हिट किया, तो उनको फेस रिकग्निशन की मदद से एजेंसीज़ ने उन तक पहुंच गई और उनको अरेस्ट कर लिया। अब उन्होंने जो आगे उस चीज़ को बताया कि उनसे उन्होंने वो काम किसने करवाए, वो आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगा। उसकी वजह ये है कि इससे आपको पता चलेगा कि रॉ किस तरह से लोगों को वो काम करते हैं, वो काम कराती है या करते हैं लोग। जी अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से जो सबूत, जो शवाहिद रखे गए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, ख़ास तौर के ऊपर इस मुख्तसर जंग के बाद या इस दौरान, इस अरसे में, वो ये साबित करते हैं कि ये जो रा की यहाँ पे पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज़ हैं, बल्कि इवन मुझे याद पड़ रहा है कि कुलभूषण यादव को जब अरेस्ट किया गया था और जो उसने अपने कन्फेशनल जो स्टेटमेंट दिया था, उसने एग्जैक्टली इसी तरह की कुछ चीज़ों की तरफ उसने निशानदेही की थी। तो अभी जो आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आखिर ये इनका तरीक़ाकार क्या होता है, ये कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर किस तरह ये उनको इस्तेमाल करते हैं, ज़रा इस पर थोड़ा रोशनी डालें। बिल्कुल, अब जो ये जो लोग अरेस्ट हुए, ये गुजर खान के रहने वाले 2 लड़के थे जिनको अरेस्ट किया गया और जिनको अब अदालत से सज़ा भी हो चुकी है और वो अपनी सज़ा गुजार रहे हैं अडयाला जेल रावलपिंडी में। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं ना, वो यानी एक आप कहें कि दहला देने वाले हैं। और उनसे आगे जिन लोगों तक लीड मिली है, तकरीबन 22 लोगों को इदारों ने अरेस्ट किया। तो पता ये चला कि ये जो यानी बाकी तो जो टेररिज्म है वो हम समझते भी हैं और उसके शवाहिद भी हैं कि वो वाया अफ़गानिस्तान होती है, लेकिन ये एक हमारे जो अरब मुल्कों में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सारे लोग जाते हैं। मैं नाम नहीं लेता सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे हैं उस मुल्क से। वहाँ पे जो आपको पता ही है कि एम्प्लॉयमेंट में अक्सर जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढते रहते हैं उस मुल्क में। तो रॉ ने अपना जो नेटवर्क है वो इस तरीके से बिछाया हुआ है उस मुल्क में, जो इस्लामी मुल्क है, वो उसको वहाँ से उन्होंने अपनी कंपनीज बना के तो उन लोगों को उन्होंने हायर किया जो लोग अभी यानी जिनको काम नहीं मिला हुआ था या इस तरह से। और सेम टाइम उन्होंने
जो पाकिस्तान के जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स का जो डाटा है वो उन्होंने किसी तरीके से हासिल कर लिया कि पाकिस्तान में कोई 100 लोगों का डाटा उन्होंने हासिल किया जो स्नैचर्स हैं, गन पॉइंट पे छीनते हैं चीज़ें, या किसी कत्ल में मुलविस हैं और मुजरिमान इश्तिहारी हैं। वहाँ पे यानी उस मुल्क में लोगों को जिनको उन्होंने जॉब दी, उन्होंने कहा जी कि इस तरह से है कि आपकी जॉब हम आपको इसलिए हायर किया है कि हमारी कंपनी के कुछ लोग पैसे खा के पाकिस्तान भाग गए हैं, तो आपका ये काम होगा कि आपने उन लोगों को ट्रेस करना है पाकिस्तान जाके, हम आपको तनख्वाह भी देंगे, मराहत भी देंगे। तो ज़ाहिर है उन लोगों ने सोचा कि चलें जी, हम तो पहले दुबई में वैसे ही फारिग थे, तो अब जाके जो है पाकिस्तान में छुट्टियां भी गुजारेंगे, ये काम भी करेंगे और साथ साथ जो है ना हम, तो उन्होंने जो लिस्टें उनको दी गई थी वो उन क्रिमिनल्स की लिस्टें थी जो रॉ ने अपने उन लोगों को जिनको उन्होंने हायर किया उनको दिया कि जी इनको जाके आप ढूंढें और इनको अप्रोच करें। यानी जो पॉइंट इस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पे वो ये है कि रॉ ने पहले उन क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड इकट्ठा किया कि कौन कौन से लोग हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के ऊपर फिर उन्होंने कुछ आम जो लोग हैं उनको जॉब्स पे रखा उन इलाकों के जहाँ जहाँ वो क्रिमिनल्स रहते थे, और वहाँ से फिर उनको जो लोग उन्होंने भर्ती किए उनके ज़िम्मे फिर वो लिस्ट उनके हवाले की कि भाई तुम अपने अपने इलाके से इन बंदों का पता करो। अगर एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, अब जो बंदा गुजर खान का था उसको गुजर खान की बदमाशों की लिस्टें दे दी गई, जो जेलम का होगा, जो किसी और जगह का होगा, इस तरीके से। अब उन लोगों ने यहाँ पे आके, तो ये ज़ाहिर है ये काम 2021 से पहले उन्होंने शुरू किया होगा, 2021 में तो इस पर अमल दरामद शुरू हो गया। एग्जैक्टली तो उन्होंने आके उन लोगों को अप्रोच किया। इन्होंने वापस उन लोग अपने जो बॉसेस थे दुबई और सॉरी उस मुल्क में उनको बताया कि हमने इन लोगों को ट्रेस कर लिया है। तो जब ट्रेस कर लिया तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको वीज़े भेजते हैं, आप इनको अच्छी तनख्वाहों का झांसा दें। तो 10 लोग उसमें से उन्होंने मुंतखब किए, उन्हीं क्रिमिनल्स में से। राइट। अब उन 10 में से जो 3 थे जो टॉप क्रिमिनल्स थे, उनको समहाउ वो उस मुल्क का वीज़ा लगा के जॉब के एवज़ और अच्छी अमाउंट्स दे के, यानी 40-50 लाख रुपए के एवज़ के जी आप आएँ दुबई में, तो उनको वो दुबई ले गए। अच्छा, दुबई ले गए। अब आप मुंह से ज़बान से निकल गया तो यूएई में वो ले गए। आपने कोशिश की थी कि नाम ना ही आए, लेकिन ऑब्वियसली इसमें ऐसी कोई बात नहीं। जब इस तरह के क्रिमिनल्स को एक अच्छी ऑफ़र मिलती है जो छोटे छोटे स्ट्रीट क्राइम्स करते हैं और मुख्तलिफ लोगों से पैसे बटोरने के चक्कर में होते हैं, तो जब उनको एक अच्छा रोज़गार मिलता है तो उनको ये अपॉर्चुनिटी ज़ाहिर है उनके लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती है। लामाला जब अप्रोच करके जो क्रिमिनल्स हैं जो यहाँ पे भी पेटी क्राइम्स कर रहे होंगे, तो उनको जब बताया गया कि यार दुबई में आपके लिए बड़ी अच्छी जॉब हमने तलाश की है, तो और उसमें इतनी सैलरी होगी, यहाँ से भी आपको हम पहले से एडवांस पैसे भी दे रहे हैं 50 लाख रुपया, तो हर बंदा खुश हो के फिर भागता है दुबई। तो वो जो टॉप के जो 3 क्रिमिनल्स जब वहाँ चले गए, और यानी बज़ाहिर तो वो एक कंपनी का ऑफिस था, लेकिन एक्चुअली वो रॉ का सेटअप था, तो उनको उन्होंने पहले उनसे पासपोर्ट ले लिए, उनके जो सफरी दस्तावेज़ थे, वीज़े शीज़े वो ले लिए, और उनको कहा कि जी बात ये है कि ये आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप पाकिस्तान के जो टॉप के क्रिमिनल्स हैं आप उनमें आते हैं, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो आप हमारे लिए काम करें, वरना आपका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड दे के हम आपको यहाँ लोकल अथॉरिटीज़ में भेज देंगे, और अगर यहाँ से बच गए तो पाकिस्तान में तो आप ऑलरेडी वांटेड हैं, तो आपकी जान खलासी कोई नहीं है। तो इस तरीके से उनको वो मजबूर हो गए। फिर ज़ाहिर है कि उनको ये भी बताया गया कि ये जो आप हमारे दफ्तर में आए हैं और आपका हमने वीडियोज़ भी बना ली हैं कि जी आप जो है वो इस काम के लिए हमारे पास आए हैं। अच्छा कायम साहब, फिर क्या हुआ बाद में? इनका जो ये क्रिमिनल्स हैं कैसे सिक्योरिटी के इदारे इन तक पहुँचे और फिर इनके ख़िलाफ़ जो केसेस फाइल हुए, क्या इनको सज़ाएँ वगैरह भी हुई हैं? देखें ना, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब वो 3 क्रिमिनल जो हैं वो उनके ज़िम्मे डिफरेंट ड्यूटीज़ लगाएगी रॉ की तरफ से। जब वो ब्लैकमेल हो गए और उनको ये पता चल गया कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो एग्री करके उन्होंने कहा जी ठीक है काम बताएं। उनके साथ फिर मुआवजा तय किया गया। अब उनको लिस्टें दी गई
यानी जो एक उनमें से जो टीम थी वो सर्विलेंस करने वाली थी, उनको सिर्फ ये था कि जी आपने अपने बंदे जो यानी जेलम के बंदे का जो है वो जेलम वाले को दे दिया गया टास्क, आप जेलम में रैकी करें। तो रैकी करके और एक ख़ास किस्म के जो डिवाइसेस हैं जो बज़ाहिर फ़ोन की तरह हैं और उनको जिनमें कैमरास लगे हुए थे कि जी आपने इनसे तस्वीरें भेजनी हैं हमें। तो उनमें उन डिवाइसेस में ये ख़ास बात थी कि जिस जगह की तस्वीर वो भेजते थे उसके जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं वो भी साथ ही कि ये लोकेशन कौन सी है, ये कहाँ पर है, और उसका जो ज़ाहिर है कि तस्वीरें जब वो सर्वेलेंस के दौरान वो भेजते थे तो वो तस्वीरें पीछे राह को पहुँच जाती थी। अब काजी साहब, मुझे ये लगता है कि जब जिस तरह आपने बताया कि जनरल मुशर्रफ की रजीम जो थी उसमें जितने भी ये जो जिहादी थे या इनसे रिलेटेड जो भी जमातें थी उनको तो पाबंदी भी लग गई, फिर उनको डिसमेंटल कर दिए गए उनके नेटवर्क्स, और किसी किस्म का फिर उनका यहाँ पे वजूद ही ख़त्म हो गया। तो मतलब ये है कि अगर जब ये लोगों की एक्टिविटी ही नहीं है तो इंडिया जो है वो अभी भी इन लोगों को क्यों परसू करता है, या उसके पीछे क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, क्यों वो ये चाहता है? नहीं, वो सिर्फ ये है ना, आपको पता है कि जो मोदी जो है वो अपने लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि जी इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है। खैर अभी तो उनकी भूख निकल गई है, तो कि हम जो है ना लोगों देखें, उन्होंने ये आपके इल्म में है कि ये वारदात उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं डाली, ये उन्होंने कनाडा में भी जो सिख हुर्रियत पसंद हैं उनके लीडर्स को भी आपको पता है कि उन्होंने असैसिनेट करवाया, एग्जैक्टली उनको वहाँ असैसिनेट कराया कनाडा में, और एक उनका जो सिख हुर्रियत पसंदों का कोई लीडर अमेरिका में भी उन्होंने असैसिनेट किया है। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम या फर्स्ट इंस्टेंस, यानी राह के जो हाथ हैं वो इतने खुल चुके थे, और पाकिस्तान में तो ये वारदातें करके वो अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं ना कि जी देखें हम जो है वो अपने जो दुश्मन हैं उनका पीछा करते हैं, वो घुस के मारते हैं वगैरह वगैरह। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब उन लोगों ने जब यहाँ आके ये चीज़ें करनी शुरू की, तो अब जिस केस का मैंने आपको रेफ़र किया है, अब आपका ये सवाल था ना कि ये यहाँ से ट्रेस कैसे हुए, तो जब जो ये इम्तियाज़ आलम जो कमांडर थे साहबका, इनका वो जब असैसिनेट किया गया इस 2023 में, तो उस बंदे का जो फेस ना वो रिकग्नाइज हो गया। जी, उसको FR कहते हैं ना, फेस रिकग्निशन सिस्टम है, उससे रिकग्नाइज करके पता चला कि जी ये गुजर खान का रिहायशी ये लड़का है। जब उसका पता कराया गया तो पता चला कि जी ये तो बहुत आवारा है और ये क्रिमिनल है, इसका तो कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर में नहीं। फिर जब इन्होंने मज़ीद तहकीकात की तो पता चला कि जी वहाँ गुजर खान का एक जो मकामी कब्ज़ा माफिया का सरगना है वो इन लड़कों को, इस तरह के लोगों को यूज़ करता है। फिर ज़ाहिर है उसको पिक कर लिया गया होगा, तो उसने फिर इन लड़कों की जो गिरफ़्तारी है ना उसमें हेल्प की और ये गिरफ़्तार हो गए। अब जब उससे पीछे जब इनसे इंटरोगेशन हुई तो उन्होंने बताया कि जी हमें तो फ़लाँ बंदे ने हायर किया, और इस तरह करते करते जो एजेंसीज़ हैं वो 3 लोगों तक पहुंच गई जो जिनको दुबई में बुला के और ड्यूटीज़ लगाई गई थी और पैसे देने शुरू कर दिए गए थे। तो इस तरह से जो रॉ का ये वाला जो नेटवर्क है उसको हमारे इदारों ने जो है वो फिर अनअर्थ किया, और अभी भी इनके जो कुछ आउटफिट्स हैं वो यानी चूँकि वो अलग अलग ड्यूटीज़ लगाते हैं तो एक को दूसरे का और दूसरे को तीसरे का पता नहीं होता, तो इसलिए अभी सारे नहीं गिरफ़्तार हो सके, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है ना 22 लोग जो हैं वो इस नेटवर्क के अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये एक तो ये सेंसेशनल डिटेल्स नहीं है, ये मैं और आप इनको इसलिए सामने लेके आ रहे हैं कि जो हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जो लोग हैं या जनरल पब्लिक भी जो लोग हैं जो दुबई जाते हैं और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाके वो इनोसेंटली इन चीज़ों में फंस जाते हैं, और उनको ये पता भी नहीं होता कि इसमें एक बहुत मज़ेदार, मैं आपको बात एक थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ, फिर आप इसको वाइंड अप कर दीजिएगा, कि जब ये कमांडर जो जिनका मैंने जिक्र किया इम्तियाज़ आलम, जिनका जो उर्फ था शायद बशीर है, ये जब इनकी सर्वेलेंस के लिए जो लोग आए थे तो उनको जब ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो मतलब साबका कश्मीरी मुजाहिद हैं, तो ज़ाहिर है उनका एक अपना होता है दबदबा होता है,
तो उन्होंने डर के मारे खुद ही इंटेलिजेंस वाले बन के उनको ये बता दिया कि जी हम इंटेलिजेंस से आए हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से आए हैं और आपके पीछे लोग लगे हुए हैं आपको असैसिनेट करने के लिए। अब नहीं, उनका ये ख्याल था कि ये डिस्प्लेस हो जाएं तो जो शायद कल को हम ना कहीं फंस जाएं इस चक्कर में। तो लेकिन वो जो टीम थी वो थी अपना सर्वेलेंस वाली। अब जो दूसरी टीम थी उनको नहीं पता था कि सर्वेलेंस वाले कौन है, तो इन्होंने शायद लाइट लिया और इन्होंने अपने आप को फिर नहीं कवर किया होगा, तो इसलिए फिर ये निशाना बन गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब वो दोनों जो हैं मुलजमान, जो मेन जो हिट मैन है वो जेल में हैं और उनके जो बाकी साथी मुलजमान भी अब सारे उनकी जो ज़मानतों शमानतों के केस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं।